नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम फेज 1 एनालिसिस के लिए। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, उसमें हम शिफ्ट वाइज डेली क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ तो हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम फेज 1 का 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 10 जनवरी 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं और फर्स्ट शिफ्ट में ये जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है देवकी नंदन। आप अगर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिला रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं उनका हम एक बार रिव्यू करें। दूसरा प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित यरवदा जेल में हुआ था। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में बंगाल बिहार संयुक्त क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न, शिमला समझौता किसके मध्य हुआ था? शिमला समझौता ये तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, लेकिन कौन प्रधानमंत्री था, कौन मुखिया था जिन्होंने हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर है तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो कि भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य 1972 में शिमला समझौता हुआ था। इसके बाद है अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो इसका आंसर क्या है? आंसर है पीसी महालनोबिस मॉडल। जो कि पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल था, आप जरूर याद रखें। इसके बाद आ जाता है छठवां प्रश्न, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका पूरा नाम पूछा गया था। ध्यान देंगे, कई लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, अर्थात IAEA का। तो इसका फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आखिर कई लोगों द्वारा यह कहा गया, आप देखेंगे तो कई बच्चों द्वारा कि कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर क्या है? कब बनाई गई थी? तो 29 जुलाई 1957 को स्थापना किया गया था और वियना ऑस्ट्रिया में इसकी मुख्यालय है। इसके बाद है अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इसका आंसर है बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ रूस, जो कि तत्कालिक हम कहे तो रूस है। और बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। इसके बाद है आठवां प्रश्न, सीसा और टीन का मिश्रण क्या कहलाता है? पूछा गया था। और तो क्या कहलाता है? सोल्डर या टाका कहलाता है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, किडनी की इकाई कौन सी है? किडनी की जो संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? तो आंसर है नेफ्रॉन। ध्यान देंगे, किडनी की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आंसर क्या रहेगा? नेफ्रॉन रहेगा। 10वां प्रश्न पूछा गया था, जब किसी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, अर्थात खेत में खेती करते हैं तो खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए किस फसल का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? दलहनी फसल का उपयोग करते हैं। इसके बाद है 11वां प्रश्न, अर्थ सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? जो ब्राजील में हुआ था अर्थ सम्मेलन, उसका दूसरा नाम क्या है? तो रियो सम्मेलन कहते हैं हम, रियो डी जेनेरिया ब्राजील में है, वहीं पर अर्थ सम्मेलन हुआ था। तो अर्थ सम्मेलन को रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है 12वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 13वां प्रश्न है, क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को।
इसके बाद है 14वां प्रश्न, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है? अर्थात उड़ान योजना को पूछा गया है। जो शहरों को जोड़ने, छोटे छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए उड़ान योजना लाया गया था, उसी को पूछा गया है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है? तो उड़ान योजना है। इसके बाद है 15वां प्रश्न, मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। अर्थात हम इसे बिना ऑक्सीजन के ही क्रिया होती है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। 16 प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से है। इसी प्रकार जैसे कि मत्स्य क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली पालन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये पूछा गया था, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से संबंधित है। 17वां प्रश्न पूछा गया था, कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो आंसर क्या है? असम राज्य में है कामाख्या मंदिर। इसके बाद अगला है, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? 18वां प्रश्न, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद आ जाता है 19वां प्रश्न, कल्पक्कम पावर प्लांट कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, कल्पक्कम पावर प्लांट कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है, मद्रास परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में। मद्रास परमाणु संयंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कल्पक्कम से। और यहाँ कमानी परमाणु रिएक्टर है, ऐसा भी पूछा जाता है। कामिनी परमाणु रिएक्टर कहाँ है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में। इसके बाद है 20वां प्रश्न, तानसेन की संगीत शैली क्या थी? तो इसका आंसर है ध्रुपद शैली। ध्रुपद शैली है तानसेन की संगीत शैली। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। आप ध्यान देंगे, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। 21वां प्रश्न है, भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा राज्य करता है? जी हाँ दोस्तों, जो जमीन के अंदर जल है उसका उपयोग सबसे कम करता है तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान जो कि रेतीली वाला क्षेत्र है, वहाँ नहर भी कम है। हालांकि सबसे बड़ा राजस्थान नहर बनाया गया है जिससे वहाँ सिंचाई होती है, जबकि भूमि का जो जल होता है वो सबसे कम उपयोग करता है राजस्थान। 22वां प्रश्न है, जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ का खेत कैसा होता है? इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे तो आंसर है नमी होती है, वेटलैंड होती है। इसके बाद है 23वां प्रश्न, पाबुक चक्रवात कहाँ आया था? यह दोस्तों 2019 में थाईलैंड में आया था पाबुक चक्रवात, जिससे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप प्रभावित हुआ था। इस तरह से इसमें आंसर लगाना है। इसके बाद है 24वां प्रश्न, सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? तो इसका आंसर है महाधमनी। ध्यान देंगे, मानव शरीर में धमनी और शिराएं होती है रक्त को लाने ले जाने के लिए, तो सबसे बड़ी धमनी क्या है? महाधमनी है। इसके बाद है 25वां प्रश्न, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, ध्यान देंगे, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन होता है। पदेन अर्थात जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। अगर हम बात करें नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। छब्बीसवां प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? जी हाँ दोस्तों, तो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। यह इसका सही आंसर है। इसके बाद है 27वां प्रश्न, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये जीपीएस का पूरा नाम क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जनरल नॉलेज में। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके बाद अगला है 28वां प्रश्न, 9 भाषाओं की कॉमन लिपि क्या है? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, इसी तरह से 9 भाषाओं को मिलाकर एक कॉमन लिपि बनाई गई है, तो उसका क्या नाम है? यही प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? भारतीय लिपि बनाई गई है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा इसका विकास किया गया है। इसके बाद है 29वां प्रश्न, क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुआ था? ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट के टॉपिक से भी। तो इसका आंसर है 1972 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है 30वां प्रश्न, कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिक्या को क्या कहा जाता है? उधार को छोड़ दिया जाए तो
अर्थात जितना हम कमा रहे हैं, कुल प्राप्ति हमारा है और कुल व्यय है, दोनों के बीच जो अंतर रहेगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अर्थव्यवस्था से भी इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या है, कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिक्या को क्या कहा जाता है, उधार को छोड़कर तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसके बाद है 31वां प्रश्न, जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है, अर्थात हम जो भी खाना खाते हैं जीभ में, तो हमें कोई भी चीज का स्वाद प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, जो स्वाद प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वाद कलिका कहते हैं। 32वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो आंसर है बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। इसके बाद 33वां प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर है यूएसबी के द्वारा किया जाता है। इस तरह से हमने आज के अर्थात 10 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 33 प्रश्नों का संकलन किया है। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे।